हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स की सेकंड वीडियो है। सो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो देखना, क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को किससे? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट से। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स बिगिन। सो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर कैन बी एनी नंबर 1 2 3, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो अब नाउ हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट for different order of reaction, for different order of reaction। अगर हमारे रिएक्शन का ऑर्डर डिफरेंट होगा तो हम कैसे यूनिट निकालेंगे रेट कांस्टेंट की? रेट कांस्टेंट में क्या बताया था? हमारी क्या वैल्यू थी? R इक्वल्स टू K A N। N क्या है? कोई भी ऑर्डर है। R क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है A से प्रोडक्ट्स, तो R क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन डी टी, जो ये किसके इक्वल है? K रेज टू पावर AN। K इज व्हाट? K क्या बताया था मैंने? रेट कांस्टेंट होता है। K इज रेट कांस्टेंट। तो इसी की यूनिट निकालेंगे हम डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। हाँ, हम पहले देखते हैं रेट की यूनिट क्या होती है। सो R क्या होता है? माइनस डी अपॉन डी टी। डी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, सो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टी क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, जो ऐसा यूनिट है वो सेकेंड होती है। हम रेट को रखेंगे यहां पर, रेट इक्वल्स टू के ए एन। के की यूनिट हमको निकालनी है, सो इट विल बी आर अपॉन ए एन। आर की यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स अपॉन ए की यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ए भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है? एन। ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी ऑर्डर्स की रिएक्शन का एक यूनिट निकाल सकते हैं। मतलब क्या बोला मैंने? कि कोई भी ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर की वैल्यू यहां पे रख देंगे। अगर जीरो ऑर्डर होगा तो एन की जगह जीरो रख देंगे, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो एन की जगह फर्स्ट रख देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर में क्या होगा? एन जीरो हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा के, फॉर्मूला मतलब यूनिट बन जाएगी के कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि 1 माइनस जीरो क्या होगा? 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमारी यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। अब हम रखते हैं एन को 1, मतलब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं। सो के क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये जीरो हो जाएगा। किसी भी टर्म की पावर जीरो होती है तो 1 हो जाता है, तो हमारी के की यूनिट क्या आई इसके लिए? सेकेंड इनवर्स। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के की यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 2, एन की जगह रख देंगे 2 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1, कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर, उसकी पावर सेकेंड इनवर्स, उसकी पावर माइनस 1 और आगे सेकेंड इनवर्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल इनवर्स बन जाएगा और लीटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो मोल -1
लीटर सेकेंड इनवर्स। ये एग्जाम में पूछी जाती है, सो ये पता होना चाहिए। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शनल भी होता है, तो एक फ्रैक्शनल के लिए भी कर लेते हैं। अगर n लेते हैं हाफ, अगर n हाफ लेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k विल बी कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n की जगह रखेंगे हाफ, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1/2 इज हाफ, सो कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिखेंगे मोल पर लीटर। 1 माइनस हाफ क्या हुआ? हाफ सेकेंड इनवर्स। मल्टीप्लाई करेंगे मोल हाफ लीटर minus 1/2 second inverse. So this is how you can find the rate of unit of rate constant for different order of reaction. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डीप में पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझते क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि जो रेट है वो किसी भी रिएक्टर में डिपेंड नहीं करेगी, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारे पास रिएक्शन है ए से बी, ए से पी, दैट इज प्रोडक्ट्स, रेट क्या होगी यहां पर? रेट इक्वल्स टू के, आप जीरो ऑर्डर के लिए लिखा दें, इसलिए के जीरो लिखा, के ए जीरो। रेट क्या होती है? माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के जीरो। ये ए की पावर जीरो क्या हो जाएगी? 1। अब ये ए जीरो क्यों लिखा? क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं। जीरो ऑर्डर में क्या होता है? रेट रिएक्टर डिपेंड नहीं करती है, तो ये ए जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के नॉट, डी टी उधर जाएगा, के नॉट टी, के नॉट डी टी। दोनों तरफ क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो लेट्स डू द इंटीग्रेशन। माइनस डी ए इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन किसका होता है? जो वेरिएबल होता है उसका होता है इंटीग्रेशन, के नॉट डी टी। हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? ए नॉट से ए। मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, हमने ये माना ए से प्रोडक्ट हो रहा है। टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? ए नॉट थी मान लेते हैं, और ये 0 है। टी एट टी इक्वल्स टू टी पे ये कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं ए हो गई। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। पहले स्टार्टिंग में कितनी मानी हमने? पहले स्टार्टिंग मानी हमने ए नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद एट टाइम इक्वल्स टू टी पे ए हो जाएगा, और ये कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पी 1। हमको किससे काम है? हमको काम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से। सो ये हो जाएगा ए नॉट, हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या रखेंगे? ए नॉट से ए, और यहां पे क्या हो जाएगा? 0 टू टी। तो ये हो जाएगा नेगेटिव डीए का इंटीग्रेशन कितना होता है? ए नॉट टू ए इक्वल्स टू के नॉट, ये हो जाएगा टी 0 टू टी। तो पहले क्या रखेंगे? ए रखेंगे, ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू के नॉट टी माइनस 0। ये नेगेटिव बाहर है, इसके नेगेटिव उधर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर? ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के नॉट, और ये हो जाएगा टी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के नॉट। क्या करा मैंने इसको जस्ट इंटरचेंज कर दिया,
नेगेटिव कॉमन लेके नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के नॉट टी, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू के नॉट टी। तो अगर हमको यहां से के नॉट निकालना तो क्या हो जाएगा, के नॉट विल बी ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए नॉट क्या है और ए क्या है वो हम लिखते हैं अब। तो ए नॉट क्या है हमारे पास, ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और ध्यान से देखना ए क्या है, ए क्या है, इसको ए टी कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसको क्या कर देते हैं, ए टी कर देते हैं, ए टी ए टी ए टी ए टी, इधर भी क्या कर देते हैं ए टी टू अवॉइड द कंफ्यूजन। सो इट विल बी ए नॉट माइनस ए टी इक्वल्स टू के नॉट टी। सो ए टी क्या हो जाएगा, ए टी क्या है, ए टी जो बचा है रिएक्शन में, टी टाइम पे जो बचा हुआ है दैट इज ए टी, मतलब लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, आफ्टर डेरिवेशन हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, इनिशियल माइनस लेफ्ट ओवर कंसेंट्रेशन अपॉन टी, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी। ये कैसी इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, अगर हम ग्राफ बनाएं किसके बीच में, इसके बीच में ग्राफ बना सकते हैं हम, ए नॉट माइनस ए टी और टी के बीच में ग्राफ बनाओ तो क्या हो जाएगा, और स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप होगा के, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। फिर से देख लो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y क्या है हमारा ए नॉट माइनस ए टी और x क्या है, x है t, तो m क्या हो जाएगा k, m k इज द पॉजिटिव स्लोप। तो दैट्स हाउ यू कैन draw the graph between a naught minus a t and t. Now next हमको जो जीरो ऑर्डर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होता है, वर्ड से ही समझ आ रहा है, हाफ लाइफ मतलब आधा कुछ हो गया है, हाफ लाइफ मतलब आधी लाइफ हो चुकी है। तो हाफ लाइफ इसमें रिएक्शन की टर्म्स में कैसा मतलब है, रिएक्शन के टर्म्स में ऐसा मतलब है कि 50% रिएक्शन हो चुकी है। जब 50% रिएक्शन हो जाएगी मतलब क्या हो रहा है, 50% आपका रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो चुका है, 50% रिएक्शन हो चुकी है, मतलब ए नॉट जो है 50% कंज्यूम हो चुका है। अगर ए नॉट 50% कंज्यूम हो चुका है, 50% कंज्यूम्ड, तो हमने क्या बोला, 80 क्या है, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन। तो बचा कितना है, 50% ही बचा है, 50% लेफ्ट, 50% लेफ्ट, मतलब 80 क्या हो गया है, ए नॉट अपॉन 2, क्योंकि ए नॉट का आधा बचा है। ए नॉट स्टार्टिंग में कितना था, 100 था ना, ए नॉट क्या था, 100% था। अब हम बोल रहे हैं हाफ लाइफ में क्या होता है, 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है। तो अब ए नॉट 80 क्या हो जाएगा, अब 80 हो जाएगा ए नॉट बाय 2। तो अब वहां पे रख देंगे ए नॉट बाय 2, तो के टी इक्वल्स टू 80 की जगह ए नॉट, तो ए नॉट सेम रहेगा, माइनस 80 की जगह हो जाएगा ए नॉट बाय 2, ए नॉट तो ये हो जाएगा 2 ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2, ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2। यहां पे लिखेंगे टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल्स टू के टी हाफ, इधर के टी हाफ आएगा, तो टी हाफ इक्वल्स टू 2 के नॉट। के नॉट क्यों लगाया, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ क्या हो जाएगी आपकी, हाफ लाइफ हो जाएगी ए नॉट अपॉन 2k,
मतलब क्या पता लग रहा है हमको इस फॉर्मूले से, दैट हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उससे कि हाफ लाइफ डिपेंड करती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life depends on initial concentration of reactant. Half life depends on initial concentration of the reactant. So these are the important things that you should know about zero order reaction. अब हम start करते हैं first order reaction. So we have to start first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जब जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह सकते हैं हम रेट इक्वल्स टू के ए। सिमिलरली इसमें भी यही करेंगे, ए से प्रोडक्ट जा रहा है, सो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, स्टार्टिंग में हमारी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, ये जीरो था, एट टाइम टी इक्वल्स टू टी ये हो गई ए टी, ये कुछ भी मान लो, P1 मान लो, कुछ भी बना है, जितना अमाउंट डिकम्पोज होगा उतना ही P बनेगा। तो रेट क्या हो जाएगा इस केस में हमारी, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए। इस केस में ए की पावर क्या होगी, 1। लास्ट केस में क्या था, लास्ट केस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, इसलिए लास्ट केस में ए की पावर 0 थी। ए की पावर 0 जब 1 हो जाता है वो, तो इस केस में ए को उधर लेके आएंगे, डी टी को उधर भेजेंगे, माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू के डी टी। डी ए के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन ए को डी ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जब भी डिफरेंशिएशन हटेगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए, इसका डी ए के रिस्पेक्ट में के इंटीग्रेशन डी टी, कहां से कहां तक, ए नॉट से ए टी तक, और ये क्या हो जाएगा 0 टू टी तक। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln a माइनस ln a, ए नॉट यहां पर आएगा, ए टी आएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू के टी माइनस 0। जब भी अपर और लोअर लिमिट होता है तो इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, अगर अपर और लोअर लिमिट नहीं होता है तो हमको कांस्टेंट लगाना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। बट व्हेन वी आर यूजिंग द लोअर एंड अपर terms, we don't have to use the integration constant. So when we solve this, you will get minus बाहर है ln at minus ln a naught equals to k t। नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ln a नॉट माइनस ln a t इक्वल्स टू k नॉट t। हमने पढ़ा है ln m माइनस ln y, ln x माइनस ln y क्या होता है, ln x अपॉन y। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ln a नॉट अपॉन a t इक्वल्स टू k नॉट t। यहां तक हमारा फॉर्मूला आ गया। ln को हम log में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर ln की जगह एग्जाम में log की वैल्यू दे रखी होगी तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हमको इस फॉर्मूले को log की फॉर्म ले सकते हैं। ln क्या होता है, ln इक्वल्स टू 2.303 log base 10। जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू दैट ln इज इक्वल्स टू 2.303 log 10। तो यहाँ पे ln की वैल्यू क्या रख देंगे, 2.303 log 10 a naught upon at equals to k naught t। That is the formula
Now from this formula, this is K1. Here it is K1. For first order, we are calculating, so it will be K1, and here also it will be K1. So K1 will be equal to 2.303 upon T log A0 upon AT, where A0 is the initial concentration of A and AT is the leftover concentration after time T. AT is the leftover concentration. I am again and again repeating because this will be very useful in the numericals. So that's how. So this is the formula you will get after the derivation. Now for this case, what will be the half life? So मैंने क्या बताया, हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ मतलब जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, AT को लिख देंगे A0 अपॉन 2, तो T हाफ हो जाएगा, K इधर चले जाएगा, T उधर चले जाएगा, 2.303 अपॉन K लॉग A0 सेम ही रहेगा, AT की जगह रख देंगे A0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 2.303 अपॉन K लॉग 2। मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि लॉग की वैल्यूज कैसे याद रखते हैं, बट अभी याद रख लो कि लॉग 2 क्या होता है, 0.3010, क्योंकि नीट और जेईई के एग्जाम्स पे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द वैल्यूज, आई विल टेल यू द ट्रिक, डोंट वरी। सो 2.303 log 2 is 0.3010 अपॉन K। 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0.693 अपॉन K। मैं ऊपर भी लिख देता हूं, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। मैं वापस इधर लिख रहा हूं, T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1। K1 क्या दिखा रहा है, K1 दिखा रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हम क्या बोल सकते हैं, दैट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में वहां पर ए नॉट आ रहा था, A0 अपॉन 2K, बट यहाँ पे A0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो इसके लिए हाफ लाइफ आया और ये K की वैल्यू है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं हम, 2A है गिव्स P, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा Ka²। वापस वही ले लेते हैं, 2A टेंड्स टू P एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इट इज A0, एट टाइम t इक्वल्स टू T डैश इट इज AT। ये 0 है और इसको P1 ले लो। R इक्वल्स टू Ka² है, R क्या हो जाएगा इस केस में, माइनस dA अपॉन dt हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू K A²। A² इधर आएगा, R dt हो जाएगा, सो माइनस 1 अपॉन A² dA इक्वल्स टू K dt। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। Why we are doing इंटीग्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि डिफरेंशियल हट जाए, क्योंकि अभी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, वी हैव टू सॉल्व इट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इंटीग्रेशन। सो माइनस 1 अपॉन A² dA इक्वल्स टू K बाहर आएगा, K लिख सकते हो, K2 लिख सकते हो कि सेकेंड ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोला, A0 था फिर AT था, तो यहाँ पे A0 हो जाएगा, AT हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे T हो जाएगा। A² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो जैसे भी हमारे पास कभी भी 1 अपॉन x² होता है, पहले मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार, जिस बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता उनके लिए यूजफुल होगा। 1 अपॉन x² को हम लिखेंगे x-2 का इंटीग्रेशन। x-2 का इंटीग्रेशन क्या होता है,
-2 + 1, जो ये पावर होती है उसमें +1 ऐड होता है और नीचे -2 + 1 होता है। x की पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -2 + 1 -1, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 को नीचे लेके आएंगे तो 1/x हो जाएगा, 1/x और -1, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस पहले से था तो हाँ ये वाला माइनस कंटिन्यू हो रहा है, तो वहाँ पे -1 ही आएगा, -1/x a0 से at, ये हो जाएगा k2 t -0। आई होप ये इंटीग्रेशन क्लियर होगा, क्योंकि नीट के बच्चे भी देख रहे होंगे ये वीडियो, तो उनके लिए मैं बताया अलग से कि ऐसे इंटीग्रेशन होता है इसका। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, तो 1/x a0 से at इक्वल्स टू k2 t -0 t हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/at minus 1/a0 equals to k2 t। So that's how you can derive the formula for second order reaction। यहां से हम k2 क्या निकाल सकते हैं, k2 निकाल सकते हैं 1/t 1/at minus 1/a0, where at is the leftover concentration and a0 is the initial concentration of A। अब हम इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। फॉर दिस रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, तो क्या बताया मैंने कि जब at है वो क्या हो जाएगा, a0/2 हो जाएगा एट t हाफ पे, तो t हाफ क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा 1/k2। इस इक्वेशन में t हाफ हो जाएगा ये और k2 नीचे चले जाएगा, 1/k2 at क्या बन जाएगा, a0/2, सो 1/a0/2 और a0 सेम ही रहेगा, सॉल्व करेंगे 1/k2, ये k2 भी लिखा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये हो जाएगा 2/a0 माइनस 1/a0, a0 सेम है, एलसीएम हो जाएगा a0 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1/k2 a0। तो t हाफ में क्या हो रहा है, वो डिपेंड तो कर रहा है, बट हाउ it depends on the concentration of the reactant, it is inversely proportional। So here t half is inversely proportional to initial concentration of a0। t half क्या है, a0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जीरो ऑर्डर में क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं कर रहा था, सेकंड ऑर्डर में इनवर्स प्रोपोर्शनल है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें कोई रिएक्टेंट एक्सिस में प्रेजेंट होता है, उसके वजह से जो एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए वो ना होके कुछ और होता है। आइए समझते हैं उसको। तो हमारे पास क्या है, a + b कोई रिएक्शन है जो कि क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि b एक्सिस में प्रेजेंट है, b क्या है, एक्सिस में प्रेजेंट है। रेट क्या होना चाहिए इस रिएक्शन का, मान लेते हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट क्या होना चाहिए, k a b, बट ड्यू टू क्या है, एक्सिस में है प्रेजेंट, b क्या है, एक्सिस में प्रेजेंट है, ड्यू टू विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b डज नॉट इफेक्ट ऑन द रेट। जो b की कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट पे इफेक्ट नहीं करेगी, तो b भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो b भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट है, तो b और k मिलके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, दैट इज k डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k डैश a। तो ये रिएक्शन होनी तो क्या चाहिए थी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए थी, बट बिकॉज b एक्सिस में है तो ये रिएक्शन क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। So those reactions in which one reactant is in excess quantity due to which their order become different from the actual one।
so their order become different from the actual one. So हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। जब एस्टर का हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए था, बट क्या सही ऑर्डर होता है। कोई भी एस्टर ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसमें क्या डाल रहे हैं हम, हाइड्रोलाइज मतलब H2 डालना होता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जब H2 डालेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा CH3CO OH प्लस C2H5 OH। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर एक्सेस में होता है, इसमें H प्लस भी डालते हैं। वाटर एक्सेस में होने की वजह से ये होनी क्या चाहिए थी, रेट इक्वल्स टू K। ये इस रिएक्शन का कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट K है। डिपेंड किस पे करनी चाहिए थी, H2O पे और एस्टर पे, बट H2 एक्सेस में है, उसकी वजह से H2 की ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट, और K भी एक कांस्टेंट है। तो जब ये दोनों कांस्टेंट मिलते हैं तो एक नया कांस्टेंट बनाते हैं K डैश एस्टर। सो क्या हो गई, होनी चाहिए सेकंड ऑर्डर बट हो गई फर्स्ट ऑर्डर। So that's why these reactions are called pseudo first order reaction. These reactions are called pseudo first order reaction. इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। सो अभी तक हमने इस क्लास में क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट सेकंड और सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, बट हमने एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े। तो अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वो रिएक्टर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब क्या हो रहा है, वहां पे कोई प्रेशर या टेम्परेचर का रोल लग रहा है, तो वही होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहला एग्जांपल क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन अ प्लैटिनियम सरफेस। ऑन अ प्लैटिनियम सरफेस क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके एग्जांपल है, NH3 हेबर्ट्स प्रोसेस। NH3 क्या देता है, N2 प्लस 3H2। तो इस केस में क्या होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, मतलब रेट जो होती है वो NH3 पे डिपेंड नहीं करती है। अमाउंट कम लेते हैं या ज्यादा लेते हैं, रेट सेम ही रहती है क्योंकि रेट डिपेंड नहीं करती है। तो हाई प्रेशर पे होती है, ऑन हाई प्रेशर। ऑन हाई प्रेशर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल भी सिमिलर ही है। उसमें क्या हो रहा है, HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है H2I2 में। ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI कौन सरफेस पे, AU के सरफेस पे होता है। AU के सरफेस पे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती है, ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, अभी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नेवर कंप्लीट्स, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो फर्स्ट सारे रेडियोएक्टिव रिएक्शंस कम इन द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है वो भी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर ही होती है। नॉट ऑल बट सम एड्सॉर्प्शन प्रोसेस आर फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution. In CCl4 solution is also an example of first order। क्या होता है, N2O5 NO2 बनाता है प्लस हाफ O2, 2 NO2 होगा इधर और हाफ O2 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के एग्जाम्पल देखते हैं, NO प्लस O2 इट विल गिव NO2, या NO प्लस Cl2 इट विल गिव NOCl। इधर हाफ कर देंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ये याद नहीं करने आपको बट पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी MCQ में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। सो जस्ट अपने दिमाग में रखना, दिमाग प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू शुड नो विच एग्जाम्पल इज ऑफ विच ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जेई और नीट है या उससे क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा k इक्वल्स टू 2.303 ln लॉग हो जाएगा, 2.303 लगा रखा है इसलिए क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ a0 अपॉन at, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन t। हम t को उधर भेजते हैं और k को इधर लेके आते हैं, 2.303 k लॉग ऑफ a0 अपॉन at। हमको ग्राफ बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन log a0 अपॉन at वर्सेस t। ये क्या है? अगर इसको हम कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से, अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो y क्या है? y is t, so we have to draw t on y axis and mx और c तो जीरो है, c तो इस इक्वेशन के लिए जीरो है। m क्या है? m is 2.303 upon k। m is the slope of the reaction। m is the slope of the reaction। slope क्या है? slope is 2.303 upon k। slope पॉजिटिव है तो मतलब we have to draw the increasing graph। और ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? हमारा ग्राफ बनेगा टाइम और y एक्सिस में आएगा log a0 अपॉन at। इंटरसेप्ट जीरो है तो हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 2.303 अपॉन k। तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या पूछता है, क्वेश्चंस में वो स्लोप की वैल्यू दे देता है और वो बोलता है log a0 अपॉन at की वैल्यू निकालो, तो स्लोप और टाइम दे देता है, सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट। 2.303 अपॉन k क्या होता है? हमारा स्लोप होता है। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हुआ। तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ के लिए हम इसको ln में कन्वर्ट कर लेते हैं। ln में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 हट जाएगा, सो 1 अपॉन t ln a0 अपॉन at। k2 उधर जाएगा और इसको उल्टा कर देते हैं, k2 उधर हो जाएगा, इसको लिख देंगे माइनस ln at अपॉन a0। ln x अपॉन y क्या होता है? ln x माइनस ln y। नेगेटिव को उधर भेज देते हैं, माइनस kt, ये हो जाएगा ln at इक्वल्स टू ln प्लस ln a0 माइनस ln a0। क्यों? क्योंकि ln x अपॉन y होता है ln x माइनस ln y। हमको ग्राफ बनाना है ln at और t में, तो इसको उधर ले आते हैं, ln a0 माइनस kt इक्वल्स टू ln at। और कैसे लिख सकते हैं इसको? ln at इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln a0। मैं इसको रीअरेंज क्यों कर रहा हूँ? रीअरेंज टू मेक इट लाइक y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? ln a0 इंटरसेप्ट है, x क्या है? t, और स्लोप क्या है? माइनस k, मतलब स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। इस केस में स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव, दैट इज माइनस k। अब हम ग्राफ बनाते हैं, सो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ln at वर्सेस t। तो हमने पहले इक्वेशन को क्या करा? रीअरेंज करा, सो दैट वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। सो ln at यहाँ पे होगा, हमारा इंटरसेप्ट क्या है? ln a0 और स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, सो इट विल बी लाइक दिस, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ln a0 and the slope is equals to minus k. So these are the two graphs which are important in first order reaction. So that's all in today's video. अगर कुछ भी doubt है तो please comment below, and in the next video we will do numericals which are very important for exam like JEE and NEET. So stay tuned for the next video. मैं जल्द आपको मिलता हूँ next video में. Thank you.